वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो गाइज आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं एक बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे हमें, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सबके जवाब दे दे उसमें ही। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग यूके में हैं पिछले 5 साल से, आज से 5 साल पहले, और अगर हम आज की 2022 की कंडीशन देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंसेस आए हैं। तो अगर इन केस आप लोगों ने यहाँ पे आने का प्लान किया है तो हो सकता है आपने एक सैलरी डिफाइन की हो जो आपको ऑफर की गई हो, आप उसके ऊपर आने वाले हो। लेकिन सीइंग द करंट सिनारियो आप लोगों को एक बार अपना डिसीजन पे सोचना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, जो आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज हम कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों बढ़ गया है करंट स्टेटस में। क्या क्या आप कर सकते हो कि आप अपनी सेविंग को अच्छे से बना सको, सेविंग को कर सको। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, आप लोगों को अच्छी लगे। क्या हो रहा है ना कि पूरे यूके में क्या पूरे वर्ल्ड में ही इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसका मेजर रीजन पता क्या है? एक तो ब्रेक्सिट हुआ, ऊपर से ये यूक्रेन की फाइट चल रही है, और यहाँ पर अपना कोविड के बाद भी बहुत सारे टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो कि सैलरीज जो आती थी, जो भी इनकम था उसका भी काफी सारा परसेंटेज हमारे को कट के आ रहा है वापस से। क्या हो रहा है कि बेसिकली यूक्रेन फाइट के चक्कर से पेट्रोल का कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुका है, एकदम से कितना बढ़ चुका है। ठीक है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें बढ़ चुकी है। और इनके चक्कर में क्या हो रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो पेट्रोल महंगा हो गया तो सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गया है। इस चक्कर से इन्फ्लेशन जो है ना यूके में 7 to 8% के बीच पे है। और अगर मैं इसको ही सिर्फ कैलकुलेट करूं तो सारे लॉजिस्टिक, फूड, सब कुछ महंगा हो गया है। तो हम आपके सामने 1 by 1 रख रहे हैं कि कौन कौन सी जो लिविंग कॉस्ट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि जो लास्ट वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे 1 साल पहले, तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया आप लोगों के लिए जिससे आपको हेल्प हो सके। सबसे पहले तो जो रेंट है वो कितना इंक्रीज हो गया सौरभ? 10 to 20%। 10% तो मिनिमम इंक्रीज हर घर में हो चुका है। तो आप देखो कि एक 1 बेडरूम अगर पहले 1000 का था, आज 1100-1200 के बीच पे है। और सिमिलरली 2 बेडरूम 1500 है तो 1600-1700 के पास हो चुका है। हमारी सोसाइटी में कई लोग जो ऑलरेडी 1600 रेंट दे रहे थे 2 BHK का, अब उन लोगों को 1800 देना पड़ रहा है। सबके ओनर्स ने उनके रेंट्स इंक्रीज कर दिए हैं। एंड कमिंग टू काउंसिल टैक्स, उसमें कितना काउंसिल टैक्स अगर मैं पहले 200 था तो आजकल 220-230 हो चुका है। तो 10% वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं ग्रोसरी जो सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो हम लोग खाते हैं पीते हैं अपनी डेली लाइफ तो कंट्रोल कर नहीं सकते। तो अभी ऐसा हो गया है कि ग्रोसरी जो है, अगर नॉर्मली किसी 2 बंदों के हिसाब से अगर देखें तो अगर आपकी ग्रोसरी लेट्स सपोज 50-60 पाउंड की आती थी, लेकिन अब वो बढ़ के, वीकली बात कर रही हूँ, वो बढ़ के ऑलरेडी आराम से 80-90 पाउंड हो चुकी है, 80 to 90 पाउंड। तो उसमें भी बहुत सारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो बजट में सबके वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन दिखती है, सबका हिल चुका है। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इंटरनेट, हीटिंग, टीवी, केबल, इन सब में क्या मतलब कि इश्यूज आए हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो जो भी आपकी यूटिलिटीज है ना, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के बाकी सब में तो 10% इंक्रीज हो चुका है। पर इलेक्ट्रिसिटी का तो कुछ पूछ नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी तो 100% इंक्रीज हो गई है, लाइक डबल हो गई है। अगर आपकी नॉर्मली 100 पाउंड आता था, अभी वो बढ़ के 200 पाउंड बिल हो चुका है। आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग सोच के लाइट चला रहे हैं कि भाई इतना बिल आ रहा है, और वो इतना तो है ही, मिनिमम आना ही आना है, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो आप खुद देख के चलो कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी 500, 600 या 1000 पाउंड की सेविंग कर रहा है, तो जब आपका ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 400-500 पाउंड तो ऐसे बढ़ गया, तो आपकी सेविंग कितनी कम हो गई है। मेजर इंपैक्ट आपकी सेविंग पे आ रहा है। तो उसके साथ बोलूंगी जो टैक्स है वो तो आई थिंक 40% ही रहा है, लेकिन टैक्स जिनका 20% है उनका 20% है, जिसका 40 है। पर इन्होंने ना एक कंपोनेंट होता है हमारे सैलरी के अंदर जिसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया, क्योंकि पिछले कोविड के चक्कर में जितने भी वेलफेयर हुए, लोगों को खाना पीना गवर्नमेंट जो प्रोवाइड किया था, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने NI बढ़ा दिया है। तो NI बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ है कि जितनी भी सैलरीज हमें आ रही है वो सब अभी कट के आ रही है। तो नॉर्मली सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, भाई सैलरी क्यों कम होगी सैलरी, तो पता चला कि भाई NI कट के आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ नहीं कर सकते, वो जो कट के आना है वो आना ही है। बट आप देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो जब आपको सैलरी स्टेटमेंट आती है ना, तो पता चल जाता है कि सैलरी तो आपको समझ आएगी 100 पाउंड से लेके 400-500 पाउंड तक का डिफरेंस है लोगों की सैलरी में NI के कारण। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है उनको भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज जो जॉब्स है वो तो आई थिंक जॉब्स मिल रही है लोगों को, जॉब
बहुत इजीली मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जॉब्स बहुत है। जो कि खर्चे बढ़ गए हैं, लेट्स सपोज ग्रोसरी हो गई, इंटरनेट हो गया, लेट्स सपोज आपका रेंट हो गया, उनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है अपना मतलब कि थोड़ा सा चलाने में, मैनेज करने में। तो आप लोग अगर आ रहे हो यहाँ पे तो आपको अपनी सैलरीज वापस से रिव्यू करनी पड़ेंगी, जो पहले आपको ऑफर की गई है, जहाँ अभी आपको ऑफर हो रही है। यू नीड टू रीथिंक बेसिकली कि आपको उस सैलरी पे आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर लेट्स सपोज वेट लॉस में है वो 1 पाउंड का प्रोडक्ट, तो यही प्रोडक्ट अगर मैं एलडी लीडर में जाता हूँ ना, वो 65-70 पेंस में मिलेगा, तो आपको 30-35 पेंस का डिफरेंस मिल जा रहा है एक प्रोडक्ट पे। तो यही चीजें मार्जिन बहुत है, आप किसी अच्छे डिस्काउंटेड स्टोर में जाओ, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रोसरी तो आपने इस तरह से बचा ली, लेकिन अगर आप रेंट, जो कि एक सबसे बड़ा लिविंग कॉस्ट है, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो उस कॉस्ट को। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अगर हम लेट्स सपोज रह रहे हैं किसी ऐसे एरिया में जो कि है स्टेशन के पास या फिर मेन मार्केट के पास, आप वहां पे ना रह के थोड़ा सा दूर रह सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली जो रेंट है वो आपके कम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप किसी मेन स्टेशन के पास रह रहे हो या फिर मेन मार्केट के पास रह रहे हो तो रेंट डेफिनेटली 100 पाउंड आपके ज्यादा ही होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर रहते हो तो आपको रेंट में भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ तो अगर आप दूर रहते हो तो डेफिनेटली आपका रेंट भी कम हो जाएगा। एंड अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को एडवाइस दे सकती हूँ, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट स्टूडियो में रह रहे हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं, अगर उनके बजट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो शेयरिंग अपार्टमेंट से रह सके। आजकल यहाँ पे शेयरिंग अपार्टमेंट मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि 3 बेडरूम है, तो एक आपका जो रूम है वो प्राइवेट आपको मिल जाएगा विद अटैच्ड बाथरूम, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो, उसमें भी आपका रेंट थोड़ा है बच जाएगा। अगर आप कोई कपल हो, मैरिड कपल हो या फिर फ्रेंड्स हो, 2 आ रहे हो और आपकी अभी मतलब आप मैरिड नहीं हो, तो आप इकट्ठे रहने का ट्राई कर सकते हो एक 1 BHK में, वो भी आपका कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। एंड स्पेशली जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं वो अगर 2 BHK लेने का सोच रहे हैं तो दे कैन ट्राई टू टेक 1 BHK, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती हैं। एंड ऑल्सो थोड़ा सा स्टेशन से दूर हो सकता है आपको 15-20 मिनट चल के आना पड़े, बट दैट इज मोर आई थिंक सफिशिएंट और बेनिफिशियल कि अगर आपको रेंट ज्यादा देना पड़े। तो अभी हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, जो इंडियंस लोग हैं वो जो जहाँ से रहने के लिए आ रहे हैं यूके में, उन लोगों ने हमें पूछा है कि कौन कौन से एरियाज है वो अच्छे हैं यहाँ पे रहने के लिए, स्पेशली इन लंदन, जैसे कि हम लंदन में रह रहे हैं। हाँ। तो आज हम आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कौन से एरियाज में आप रह सकते हो एज एन इंडियन। अगर आप देखते हो कि इंडियन ग्रोसरी पास में मिल जाए, थोड़े इंडियन कल्चर, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी हो, टेम्पल गुरुद्वारा वगैरह साथ में हो, तो हम आप लोगों के साथ वो एरियाज शेयर करेंगे। इस पर डिस्क्लेमर है कि ये हमारी रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि कोई एरिया मिस हो गया तो प्लीज बाद में मत बोलिएगा। हाँ। हमने थोड़ा बहुत जो रिसर्च कर सकते थे हमने कोशिश किया कि सारे एरियाज कवर करें, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि भाई हम लोग आप लोगों को बता दें कि हम लोग हैरो एरिया में रह रहे हैं, बिकॉज वहां से मेरा ऑफिस और सौरभ का ऑफिस मतलब कि ऐसा है कि मेरा ऑफिस भी 20-25 मिनट है और इसको भी 40 मिनट लगते हैं। तो हर बंदा अपने ऑफिस के हिसाब से भी देखता है कि उसको क्या प्रेफर रहता है। कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स हैं वो अलग एरियाज में भी रहते हैं, लेकिन इट इज ऑल अप टू यू कि आप कहाँ रहना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद सेंट्रल लंदन। सौरभ, अगर सेंट्रल लंदन है तो हम पहली चीज तो ये बोलेंगे कि अवॉइड करो, क्योंकि उनका 1 बेडरूम ही है ना, वो कुछ 23-2500 पाउंड का है, 2500 पाउंड का है। हाँ, बेसिकली वहाँ पे अगर आप सेंट्रल वाले एरिया में रह रहे हो तो दैट इज अगेन की मतलब रेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा उसमें। रहने को आप रह सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली, स्पेशली जो लोग आते हैं यहाँ पे कि अभी नया नया स्टार्ट करना है। तो हम आपको कुछ, और वहाँ पे आपको फिर इंडियन कम्युनिटी का इशू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडियंस लोग ज्यादा मतलब कि रहने पर्पज से नहीं एरिया मिलेगा, वो चीज हो जाती है। पर अगर स्टिल आप रहना चाहते हो तो 2 एरियाज के मैं नाम ले लेता हूँ। एक है लिवरपूल स्ट्रीट, क्योंकि वहां पर ना सारे बिजनेसेस, सारे ऑफिसेज वहीं पर खुले हैं, और सेकंड है बैंक्स। तो आप इन 2 एरिया को टारगेट कर सकते हो रहने के लिए, अगर आपको सेंट्रल लंदन हार्डकोर में रहना। तो लेट्स स्टार्ट विद ईस्ट लंदन एरिया। अगर आप लंदन में आ रहे हो तो वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि वहां पे ना बहुत सारे कंपनीज हैं, MNCs हैं, बैंक्स हैं, जॉब्स बहुत सारी हैं वहां पे। तो और रेंट्स भी थोड़े कम है, डिसेंटली कम है बाकी एरिया से। हाँ, एज कम्पेयर टू सेंट्रल लंदन अगर हम बात करें। तो मैं आपको एरियाज के नाम
बता देती हूँ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी दिखेंगे। रॉयल विक्टोरिया, क्रॉस हार्बर, साउथ की, कैनरी वॉर्फ, रॉयल डॉक्स, ग्रीनविच, ईस्ट हैम, इल्फ्रेड, बार्किंग। तो अब हम आपको बता देते हैं कि बैचलर के हिसाब से कौन सा अच्छा है एरिया रहने के लिए, कपल के हिसाब से, और फिर अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो उसके हिसाब से। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो पूरा का पूरा कैनरी वॉर्फ, साउथ क्यू, ये एरिया ना मेजर एरिया जो बैचलर्स लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर स्कूलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना जो कि बैचलर्स हैं, अगर आपको पार्टी लवर हो तो ये एरिया आपके लिए परफेक्ट एरिया है। और साथ में बता दूं कि एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, वहाँ पे आपको कनाल दिखेगी, थेम्स रिवर है, तो मतलब एक ना मिनी न्यूयॉर्क जैसा फील आता है वहाँ पे। सारे बैंक ही वहाँ पर है, HSBC ले लो, JP Morgan देख लो, तो सारे के सारे बैंक वहाँ पर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो रहने के पर्पज से वाइब्स काफी अच्छी है, पार्टी वाइब्स है, बैचलर वाइब्स है। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो हम लोग आपको मतलब एडवाइस करेंगे कि आप उस एरिया को प्रेफर ना करें, क्योंकि स्कूलिंग वाइज वो एरिया ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो वो वहां से मूव कर जाते हैं किसी और एरियाज में जहाँ पे स्कूलिंग हो, ग्रामर स्कूल्स मिल जाए, उनको अच्छी ऑप्शंस मिले, घर बड़े मिले, क्योंकि वहाँ पे जो घर है ना वो बहुत छोटे हैं गाइस। क्योंकि रेंट थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव है, एरिया थोड़ा सा मतलब पॉश है, तो वहाँ पे घर बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बड़ा घर चाहिए, तो वहाँ पे आप मत चूज कीजिएगा। एंड कमिंग टू थोड़ा सा इंडियन एरिया अगर आप चाहते हो तो ईस्ट हैम, इल्फर्ड और बार्किंग, ये पूरा का पूरा ना इंडियनाइज्ड एरिया, मतलब वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और इंडियन आपको वहाँ पे फूड मिल जाएगा, इंडियन टेम्पल्स, फिर गुरुद्वारा और कुछ मिलेगा। लेकिन फिर बात आती है कि कौन सा एरिया अच्छा है रहने के लिए, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे बार्किंग में रह सकते हो। हाँ। एक तो वो है कि वहाँ पर एरिया में ना सिक्योरिटी अच्छी है। अगर मैं ईस्ट हैम और इल्फर्ड बोलूँ ना तो वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। वैसे तो ये सेंट्रल लंदन से 20-25 मिनट ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, क्राइम रेट इन दो एरिया में बहुत ज्यादा है। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी चाहिए कि आपको मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम चाहिए, मतलब वहाँ पर रेंट सस्ते हैं पर सिक्योरिटी भी ज्यादा खराब अच्छी नहीं है। तो प्रेफर करेंगे कि अगर आप ओके हो रहने में तो आप रह भी सकते हो, ऐसा नहीं है। इट इज अप टू यू कि आप क्या प्रेफर करना चाहते हो। हमारा पर्पस था कि हम आपको एरियाज के नाम बताएं ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके, बाकी आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे रहना चाहते हो। तो अभी हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट लंदन की। हम रह रहे हैं गाइस नॉर्थ वेस्ट लंदन में, दैट इज हैरो एरिया, एंड हैरो इज वन ऑफ द कहते हैं ना कि मोस्ट पॉपुलर इन इंडियंस। बेसिकली देखा जाए यहाँ पे आपको मिक्स्ड कल्चर मिलेगा, आपको ब्रिटिश भी मिलेंगे, इंडियंस भी मिलेंगे, तो मतलब मिक्स्ड वाइब्स आती हैं। 30% इंडियंस है, 60-70% ब्रिटिश है, 10% कोई यूरोपियन लोग हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब तो बिल्कुल एक मिक्स्ड एरिया है, रहने के लिए भी अच्छा, खाने पीने के लिए भी अच्छा, आपको पूरा वर्ल्ड फूड यहाँ पर मिलता है। हाँ। एरियाज जो है ना इसके आसपास जैसे कि वेम्बले, कॉलिंडेयर, स्टैनमोर, एजवेयर, कैंटन, ये ऑल एरियाज ना एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस एरिया, मतलब यहाँ पर इंडियंस काफी अच्छी पॉपुलेशन में है, 10-20% इंडियंस है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स भी है 50-60%, 10% यूरोपियंस है। तो एक पूरा मिक्स्ड वर्ल्ड कल्चर है यहाँ पर, खाना पीना सब कुछ अच्छा मिलता है। और अगर मैं रहने के लिए बोलूँ ना, स्कूलिंग वाइज, एजुकेशन वाइज, ट्रैवल वाइज बिल्कुल सेंट्रल लंदन से 30 मिनट की कनेक्टिविटी। अब हम बात करते हैं कि साउथ ईस्ट लंदन में कौन से एरियाज है जो बेस्ट है रहने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर ग्रामर स्कूल्स। तो आप बोलोगे ग्रामर स्कूल में ऐसा क्या है, तो बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो ग्रामर स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। इवन प्राइवेट स्कूल्स को भी वो कम्पीट करते हैं। वहां पे लोग एडमिशन लेने के लिए उनको टेस्ट देना पड़ता है, फाइट होती है कि भाई कौन से बच्चे को एडमिशन मिलेगी। इट्स वेरी हार्ड टू गेट एडमिशन इन ग्रामर स्कूल्स, और अगर आपको मिल जाती है तो कहते हैं कि बच्चे का करियर बन जाता है उस स्कूल में जाने में। तो दैट्स वाई कि ये एरिया अगर स्कूल पर्पस से देखा जाए, ग्रामर स्कूल पर्पस से, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो साउथ ईस्ट में। तो मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ, जैसे कि ओपिंगटन है, ब्रोमले है, फिर बैक्सले हेल्थ है, एंड देन वेलिंग है। हो सकता है इसके अलावा भी एरिया हो जो हमें नहीं पता हो, लेकिन दिस इज एज पर आवर रिसर्च। तो अगर आपका बच्चा जैसे कि 10 इयर्स 12 इयर्स की एज में है, ग्रामर स्कूल में जाने वाला है, तो आप इन एरियाज में रहने के लिए ट्राई कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो रेंट वगैरह है वो आपको इंटरनेट पता चल जाएगा, अपनी बजट के हिसाब से आप देख भी सकते हो। और ये भी ऑप्शन होती है कि अगर आप उस ग्रामर स्कूल के पास रहते हो तो आपके बच्चे के एडमिशन के ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे होता है कि कुछ किलोमीटर के अंदर आप रह रहे हो, 0.3 माइल के अंदर रह रहे हो तो आपको गारंटीड मिल जाएगी एडमिशन। 0.4 में रह रहे हो तो
आपके चांसेस है 0.5 माइल के ऊपर चले आते हो तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस वजह से अपने घर भी चेंज करने पड़ते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सके, तो पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं। वो तो जब जो पेरेंट्स होंगे उनको ज्यादा पता होगा। अभी वाला टाइम आप लोगों को बाय बोलने का। मुझे झुक के बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसका हाथ ऊपर जा नहीं रहा है। भाई ऐसा ये लो। तो गाइस अगर आपको कुछ और भी जानना है, कोई यूके बारे इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमारे को इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करिए रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। आपको वहां पर सारे रिप्लाई मिलेंगे, आप जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो। रिचा बहुत एक्टिव है और मैं भी उस पर काफी रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे भी आप बता सकते हो कि आपका कोई इंक्वायरी है तो विल ट्राई टू आंसर। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय।